तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। अभी तक हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो चलिए पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों व बनने वाले पदार्थों को सूत्र ऑब्लिक संकेतों द्वारा लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो अभिकारक होते हैं तथा उनसे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है जो उत्पाद होता है, उसको हम सूत्र या संकेतों के द्वारा जो लिखने की जो विधि है उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। चलिए आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो सेशन में बताया था कि रासायनिक क्रिया जब होती है तो उसमें गैस निकल सकती है, ताप बदल सकता है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और उसके साथ क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर ऐसे कहें तो ये हो जाएगा कि हम शब्दों में इसको कह रहे हैं और इसी को सूत्र और संकेतों के रूप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए कैसे, जैसे मैग्नीशियम को हमने Mg से, इसका प्रतीक होता है Mg, इसको हमने Mg से लिख दिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको हमने HCl से लिख दिया। अब इसको जब हमने अभिक्रिया कराया तो क्या हुआ कि मैग्नीशियम क्लोराइड, अभी तक हमने इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड कहा था, अब इसी को हमने सूत्र के रूप में लिख दिया मैग्नीशियम MgCl2। और उसके बाद में फिर हाइड्रोजन गैस जो निकलती है उसको हमने H2। ये ऊपर की तरफ जो ये तीर दर्शा रहा है कि गैस ऊपर की तरफ उड़ गई है। तो देखिए इसमें जो यस लिखा हुआ है, हमने आपको पीछे समझाया है कि एस क्या होता है। एस मतलब होता है कि ये सॉलिड अवस्था मतलब ठोस अवस्था में है। एल इसका मतलब हमने समझाया था कि आपको ये लिक्विड अवस्था में होता है। यस यहाँ पर भी वही है। जी फॉर मतलब यहाँ पे ये गैसीय अवस्था में होता है। हम रासायनिक समीकरण को एक और तरीके से कह सकते हैं कि अभिकारकों तथा उत्पादों, जो ये दो होता है अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया जिससे होती है उसे हम अभिकारक कहते हैं। इसको हम अभिकारक कह सकते हैं। अभिकारक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है मतलब पार्टिसिपेट करता है, मतलब जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है और जो निकल के आता है, जो बनता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद मतलब होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होता है वो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके होने के बाद जो निकल के आता है वो होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। चलिए अब हम इसको एक और तरीके से रासायनिक समीकरण को देखते हैं कि अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्र ऑब्लिक संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या था, अभिकारक था, और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन ये क्या है, ये उत्पाद है। इसी को हमने किसके रूप में, सूत्रों और संकेतों के रूप में इसको क्या किया है, लिख दिया है। यही लिखने की जो विधि है इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं। निरूपण मतलब होता है कि उसको कैसे लिखा जा सकता है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए, जब जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। इसको निरूपित करने की कितनी विधि है, दो विधि हैं।
पहली विधि क्या है, शब्दों के द्वारा निरूपण, मतलब शब्द समीकरण इसको हम कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन बाई वर्ड्स यानी शब्दों के द्वारा इसको कैसे लिख सकते हैं। इसी अभिक्रिया को जो ये हुई है इसको हम कैसे लिख सकते हैं शब्दों के द्वारा कि जस्ता, जिंक यानी जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसने अभिक्रिया किया और अभिक्रिया होने के बाद क्या प्राप्त हुआ, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। देखिए इसमें हमने क्या किया है, उसी शब्द को शब्दों के द्वारा बताया है कि जैसे जस्ता, जस्ता को क्या किया है, शब्दों के द्वारा समझाया है, सल्फ्यूरिक अम्ल किया है, जिंक सल्फेट बताया है, हाइड्रोजन गैस बताया है। मतलब क्या हुआ कि ये शब्दों के द्वारा इसको बताया गया है। दूसरी विधि देखिए, प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा निरूपण, रिप्रेजेंटेशन बाई सिंबल्स और फॉर्मूले, मतलब इसको फार्मूला और सिंबल के द्वारा कैसे हम निरूपित करेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे हमने जस्ता लिखा था ये शब्दों के द्वारा, और इसी जस्ता का अगर हम फार्मूला देखें, प्रतीक जो होता है वो जेडन होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है उसे H2SO4 कहते हैं और जिंक सल्फेट क्या होता है, ZnSO4 और हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, H2 गैस। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि बात वही है, बस फर्क इतना है कि इसको हमने शब्दों में एकदम से बताया है और इसको हमने उसके प्रतीकों के रूप में बताया है। जैसे जस्ता का प्रतीक Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 और जिंक सल्फेट का क्या होता है, ZnSO4, हाइड्रोजन का H2 गैस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है शब्दों के द्वारा, दूसरा क्या होता है, प्रतीक व अभिलिख सूत्रों के द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो प्रतीक या सूत्र होता है इसी को हम रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, रासायनिक सूत्रों के द्वारा इसको रासायनिक सूत्रों या प्रतीकों के द्वारा इसे लिखा जा सकता है, इसीलिए हम इसको रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सीखा कि रासायनिक समीकरण क्या है, हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, उसको निरूपण की दो विधियां हमने सीखी, एक शब्दों के द्वारा, एक सीखा कि चिन्हों या प्रतीकों के द्वारा कैसे लिखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि जो समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है रासायनिक संतुलित, एक हो सकता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण इसको इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो बराबर नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारक के जो परमाणुओं की संख्या होती है उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। ये क्या होता है कि इसको हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए कैसे, जैसे देख लीजिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो हमें जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। देखिए हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ये जो एरो लगा होता है ये दर्शाता है कि जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदल गया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो जल बनता है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इधर हाइड्रोजन का दो अणु है, हाइड्रोजन का दो परमाणु लिया गया है, ऑक्सीजन का भी दो परमाणु लिया गया है। लेकिन इधर हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, दो परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है, एक है। इसलिए इधर देखिए, इधर परमाणुओं की संख्या जो अभिकारक है इसमें हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का दो परमाणु है। लेकिन उत्पाद जो है इसमें हाइड्रोजन का दो परमाणु तो है लेकिन ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। तो इस प्रकार हम इसको कहेंगे कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए इधर चार परमाणु है, इधर कितने परमाणु हैं, दो ही परमाणु है, इसलिए क्या है, ये असंतुलित रासायनिक है समीकरण है। अब हम लोग देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इससे पहले हम देखेंगे कि जो असंतुलित समीकरण होता है इसी को हम कंकाली रासायनिक समीकरण, आप लोग के चैप्टर में लिखा हुआ है कि उसमें नेमिंग रिएक्शन जो नाम से क्रिया होती है उसे भी पूछ लिया जाता है। तो उसी के क्रम में एक ये है कि जो असंतुलित समीकरण इसी को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की तरफ। अब हम लोग देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसा कि आपने देखा कि असंतुलित उसी प्रकार से सेम उसका उल्टा होता है ये, कि इसमें क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण में, इसमें होता है कि अभिकारकों तथा उत्पादों के जो परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर होती है। इसमें क्या होता था असंतुलित में कि परमाणुओं में जो अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती थी। लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। देखिए, जैसे वही एग्जांपल लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का 2 मोल लिया, ऑक्सीजन का 2 मोल लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना? 1 है। अभी भी ये क्या है? सेम वही रिएक्शन लिखा है, इसका मतलब ये असंतुलित है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का 2 मोल ले लेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, आराम से देखिए, यहाँ देखिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। इसका मतलब कह सकते हैं हाइड्रोजन संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ कितना है? 1 है। अब ये संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करने के लिए अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें, तो इसका मतलब हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 और 2 इधर हो जाएगा, और इधर 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने यहाँ से 2 से गुणा किया, उससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन 2 दूनी 4, या इसका मतलब कि कितना हो गया? 4 हो गया। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, 2 दूनी 4, यानी 4 क्या है? हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना है? 2 एकम 2। अब देखिए इधर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6। इधर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6। इसका मतलब अब देखिए इधर यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, देखिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम आगे देखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं। उसको बहुत आसानी से हम अगले लेक्चर में सीखेंगे।